दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर जिले का एक बहुत ही रईस और प्रभावशाली परिवार हुआ करता था, जो बाद में दिल्ली में आकर के बस गया। पति पत्नी दोनों ही पढ़े लिखे और नामी विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर थे। उनके सिर्फ 2 बेटियां थीं। प्रोफेसर साहब का स्वभाव बेहद ही सतर्क था और वो किसी पर आसानी से भरोसा बिल्कुल नहीं करते थे। घर में दौलत भी थी, शोहरत भी थी और खानदानी रसूख भी था। इसलिए उन्होंने अपने घर के ड्राइवर, माली, चौकीदार और बाकी नौकर चाकर सब अपने ही गांव या गांव के आसपास के लोगों को रखा हुआ था। इन्हीं नौकरों में से साथियों एक नौजवान लड़का भी होता है जो उसी गांव से ताल्लुक रखता था। वैसे तो उस परिवार और नौकरों के बीच हमेशा एक साफ दूरी बनी रहती थी, लेकिन इस लड़के के आने के बाद ये सारी दूरियां धीरे धीरे मिटने लगी थी। दोस्तों, आज की ये जो कहानी उसी प्रोफेसर साहब और उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटियां और उस नौकर के बीच एक हैरान कर देने वाली कहानी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। दोस्तों, बात है राजस्थान के बीकानेर की, जहां एक समय रघुवीर सिंह नाम का एक व्यक्ति हुआ करते थे। उनका ठाट बाट किसी जमाने में राजाओं और महाराजों के से कम बिल्कुल नहीं था। उनके घर पर बकायदा दरबार लगता था। हाथी, घोड़े, जमीनें और यहाँ तक कि हवेलियाँ सब कुछ हुआ करता था। लेकिन वक्त बदला, आधुनिक दौर आया। उनके बेटे पढ़ लिख के गए और रघुवीर सिंह के 4 बेटे थे। 2 बेटे गांव में ही रहते थे, एक जयपुर में और एक बेटा दिल्ली में रहता था। आज भी साथियों उस परिवार का वर्चस्व बिल्कुल कायम था। करीब लगभग 8200 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति उनके नाम थी। जो बेटा दिल्ली में रहता था दोस्तों, उसका नाम था आदित्य सिंह। आदित्य दिल्ली में पढ़ा लिखा और वहीं पर एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। साथियों, दिल्ली में ही उसकी मुलाकात नैना शर्मा से होती है। दोनों में मोहब्बत हो जाती है। नैना भी साथियों पढ़ी लिखी थी और वो भी प्रोफेसर बन जाती है। शादी के बाद ये पति पत्नी दिल्ली के साथियों बसंत विहार इलाके में करीब लगभग 60 करोड़ की संपत्ति के साथ एक आलीशान कोठी में रहने लगते हैं। और उनकी 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी का नाम होता है आर्या और साथियों छोटी बेटी का नाम होता है काव्या उर्फ पिंकी। दोस्तों, ये दोनों बेटियां दिल्ली के नामी गिरामी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। अब साथियों बात आती है प्रोफेसर आदित्य सिंह की। उनकी किसी भी भरोसा नहीं था। एक तो घर में अथाह दौलत थी, दूसरा उनकी पत्नी और 2 जवान बेटियां थी। अलावा घर में दोस्तों कोई और पुरुष सदस्य बिल्कुल नहीं था। इसी वजह से उन्होंने बहुत ही सोच समझ करके अपने गांव से ही नौकर चाकर मंगवाए हुए थे। दोस्तों, गांव में रघुवीर सिंह घर एक महिला काम करती थी जो चूल्हा चौका संभालती थी और उस महिला के कई बच्चे थे। हालात बेहद खराब थे। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। एक बार दिवाली के मौके पर पूरा परिवार साथियों गांव में इकट्ठा हुआ और उसी दौरान उस महिला ने हिम्मत करके आदित्य सिंह से कहा, साहब मेरा एक बेटा है, अगर उसे अपने साथ ले जाए तो कुछ पैसा कमा लेगा, हमारा गुजारा हो जाएगा। दोस्तों, उस लड़के का नाम था राहुल और उस वक्त उसकी उम्र साथियों करीब 15 से 17 साल की आसपास थी। आदित्य सिंह ने उसे ध्यान से देखा। लड़का चंचल था, मेहनती लगता था, आंखों में सपने थे। उन्होंने कहा, ठीक है, इसे मैं दिल्ली ले जाता हूँ और 4000 रुपये महीने दिया करूँगा। महिला की आंखों में साथू आंसू और चेहरे पर बिल्कुल खुशी दोनों थी। कुछ ही दिनों के बाद राहुल दिल्ली आ जाता है और नौकरों के लिए बने क्वार्टर में साथियों वह रहने लगता है। लेकिन साथियों राहुल की उम्र और छोटी बेटी पिंकी की उम्र लगभग बराबर थी। बड़ी बेटी आर्या 18 साल की थी। राहुल साथियों हंसमुख था, मजाकिया था और गाड़ियों का दीवाना था। प्रोफेसर साहब के पास कई तो लग्जरी कारें थी और राहुल उन्हीं की सफाई करता था। काम में बेहद साथियों ईमानदार था। धीरे धीरे घर के अंदर कामों में भी उसे लगाया दिया करते थे। 2 कुत्ते थे घर में, राहुल उन्हें टहलने के लिए ले जाता था, सबसे बात करता था, सबको हंसाता था। 2 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। साथियों वह उस परिवार का एक ऐसा अहम हिस्सा सदस्य बन चुका था। बड़ी बेटी आर्या हमेशा साथियों दूरी बना कर रखती थी, लेकिन छोटी बेटी पिंकी चंचल स्वभाव की थी। वह राहुल से लड़ती झगड़ती, हंसती बोलती और यही से साथियों दोस्तों इस कहानी की असल शुरुआत होती है।
है। अब दोस्तों जो प्रोफेसर साहब की बड़ी बेटी थी आर्या, उसे कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के से प्यार हो जाता है और ये बात उसकी मम्मी नैना मैडम को भी पता चलता है और छोटी बहन पिंकी को भी। लेकिन दोस्तों इस रिश्ते में किसी को कोई एतराज बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो लड़का था वह खुद एक बड़े अरबपति बिजनेसमैन का यहाँ तक कि बेटा था। परिवार वाले दोस्तों सोचते थे कि चलो दोस्ती है, आगे चल करके शादी भी हम करा देंगे। अब दोस्तों जो पिंकी को ये सारी बातें अच्छी तरह से पता चल जाती है। एक दिन वह मौका देकर के राहुल से कह बैठती है, दीदी का बॉयफ्रेंड है तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी एक बना लूं। राहुल साथियों हंस कर कहता है, तो बना लो, मुझसे क्यों पूछ रही हो। साथियों पिंकी मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम ही बन जाओ ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों जैसे ही ये बात राहुल के कानों में पड़ती है तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। साथियों उनके सामने अपने गांव को मंजूर घूमने वाले लड़का, जहां उसके दादा रघुवीर सिंह ऐसे मामलों में कितने सख्त हुआ करते थे, जो भी किसी की बहन बेटियों पर गलत नजर डालता उसे खंभे से तो बांध करके सरेआम सजा दी जाती थी। राहुल के दिमाग में तो एक ही बात घूम रही थी, जब ये लोग दूसरों के मामलों में इतने बेरहम हैं तो अगर इन्हें पता चल गया कि उन्हीं की पोती और वो भी मेरे साथ, उसे लगा ये लोग दोस्तों मुझे गाली मार देंगे, गोली मार देंगे, मेरे खानदान तक कोई नहीं छोड़ेगा। दोस्तों राहुल को पसीना आने लगता है, पिंकी के चेहरे पे उसे अपने मौत नज़र आने लगती है। साथियों पिंकी पूछती है कि क्या हुआ। दोस्तों राहुल कांपती हुई आवाज़ में कहता है कि मुझे माफ़ कर दो मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं एक नौकर हूँ आपका, मेरी औकात क्या है, मेरी एक हद है। पिंकी कहती है कि अरे किसी को पता थोड़े चलेगा। राहुल साहब तुरंत कहता कि नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो आप कृपया। पिंकी साथियों पूछती है, तो क्या तुम कभी प्यार नहीं करोगे। दोस्तों राहुल कहता है कि जब शादी करूंगा तभी मैं प्यार करूंगा, प्लीज़ मुझसे ऐसी बातें बिल्कुल मत करो। इतना कहकर साथियों उसका हाथ पकड़ लेती है और राहुल झटके से हाथ छुड़ा लेता है और वहां से तुरंत चला जाता है। लेकिन दोस्तों पिंकी के सिर पर जैसे ही इसका भूत सवार हो गया था, जहां भी राहुल उसे अकेले में मिलता वो उसे पकड़ लेती, उससे लिपट जाती और वही दोस्तों एक बात दोहराती जो आप समझ सकते हो। फिर एक दिन राहुल हिम्मत करके कहता है, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं सब छोड़ करके अपने गांव चला जाऊंगा और तुम्हारे मम्मी पापा को सब बता दूंगा। पिंकी तो ठंडे लहजे में कहती है कि वो तुम्हारी बात पर कभी भी भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं कुछ बोल दूं तो सोच लेना तुम्हारा आखिरकार क्या हाल होगा। दोस्तों इसलिए जो मैं कहती हूं वही तुम करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। दोस्तों राहुल टूट जाता है और वो कहता है कि ठीक है मैडम, मैं सोचूंगा। लेकिन वहां से निकलने के बाद उसके दिमाग में दोस्तों बस एक ही डर था, अगर ये बोल देगी तो मैं मारा जाऊंगा और अगर इसकी बात मान ली फिर भी पता चल गया तो मैं भी मारा जाऊंगा। इसलिए दोस्तों राहुल एक बड़ा फैसला लेता है, वह सीधे नैना मैडम के पास जाता है और उनके पैरों में गिर करके रोने लगता है। नैना मैडम घबरा जाती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रहे हो। साथियों राहुल कहता है कि मैडम मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए, बस पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। वो सारी बात साथी जैसे कि तैसे उन्हें बता देता है और कहता है कि मैं आपकी इज्जत के खातिर चुप हूँ, मुझे बस बख्श दीजिए, मैं गांव चला जाऊंगा। दोस्तों राहुल बिल्कुल डर रहा था कि अब उल्टा उसी पर इल्ज़ाम लगेगा, लेकिन साथियों नैना मैडम सब सुन करके बिल्कुल हैरान रह जाती है और गहरी सांस लेती है और कहती है कि ठीक है, तुमने अपने नमक का फर्ज अदा किया है, तुम सच्चे दिल के लड़के लग रहे हो। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो शायद इसका गलत फायदा उठा लेता। साथियों वह कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं रहो, टेंशन मत लो। अच्छा हुआ यह बात उन तक नहीं पहुंची, वरना पता नहीं आखिरकार क्या हो जाता। साथियों उसके बाद नैना मैडम अकेले में पिंकी को जम करके डांटती हैं, फटकारती हैं, कहते हैं कि अभी तो तुम्हें पढ़ने जाना है, विदेश जाना है, तुम यहाँ ये सब कुछ कर रही हो तो वहाँ जा कर के क्या करोगी।
उसी तरह तो कई नसीहत दी जाती है, जब भी कोई रिश्ता बनाना अपने बराबरी का बनाना चाहिए। खानदान कितना भी सख्त है ये मत भूलना, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर कुछ गलत हुआ तो दोस्तों इसका नतीजा ये होता है कि अब जब भी पिंकी राहुल से मिलती है वह उसे मारने लगती है। राहुल रोता है लेकिन साथियों एक शब्द मुंह से नहीं निकालता है। और दोस्तों इस वाक्य के बारे में राहुल का उस घर में मन बिल्कुल नहीं लगता है। और फिर यही साथियों इस कहानी का अगला खौफनाक मोड़ आखिरकार शुरू होता है। दोस्तों राहुल के मन में अब लगातार उथल पुथल चल रही थी। एक तो वो पूरा मामला जो पिंकी के साथ हुआ था, और दूसरा यह किसी उसे वहाँ सिर्फ 45,000 रुपये महीने मिलते थे, जबकि साथियों उसके हम उम्र वाले लड़के लगभग 15 से 20,000 रुपये आराम से कमा रहे थे, और फिर बिना किसी डर के अपनी जिंदगी जी रहे थे। और इसी सोच में दोस्तों एक दिन राहुल पति पत्नी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। कहता है कि साहब अब मेरी उम्र करीब लगभग 20 साल हो गई है और मैं इस काबिल हो गया हूं कि अपने परिवार का बोझ पूरी तरह से अपने कंधों पर उठा सकता हूं। घर की हालत बहुत ही खराब है, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप परेशान हैं। मेरे कुछ दोस्त और जान पहचान के लोग कहीं और काम के लिए बता रहे हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं काम करने के लिए यहाँ से जाना चाहता हूँ। दोस्तों फिर प्रोफेसर आदित्य सिंह और फिर नैना मैडम एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अपनी भलाई इसी में समझते हो तो हमें कोई भी एतराज़ बिल्कुल नहीं है। इस तरह साथियों राहुल वह नौकरी छोड़ देता है और वह दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक जगह काम करने लगता है। और इधर आर्या और पिंकी दोनों ही दोस्तों पढ़ाई के लिए विदेश चली जाती हैं। और फिर पति पत्नी दोस्तों इस फैसले से बहुत खुश होते हैं। और फिर बीच बीच में राहुल कभी कभार उनसे मिलने आया करता था, आशीर्वाद लेता था। जब भी घर में कोई जरूरी काम पड़ता उसे फ़ोन करके बुला लेते थे और राहुल फौरन दोस्तों वहां पहुंच जाता था। और वह लोग उसे आज भी दोस्तों बहुत मानते हैं। लेकिन साथियों सब कुछ ठीक ठाक आखिरकार चल रहा था, मगर साथियों ऊपर वाले को कुछ और ही यहाँ तक कि मंजूर था। एक दिन अचानक प्रोफेसर आदित्य सिंह को हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। जैसे दोस्तों यह खबर राहुल तक पहुंचती है तो उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि साथियों प्रोफेसर साहब उसे हमेशा अपने बेटों की तरह जैसा मानते थे। और राहुल भागा भागा उनके घर पहुंचता है और घर में लोगों की भीड़ लगी थी। और कुछ ही समय में आर्या और पिंकी दोनों साथियों लंदन से आखिरकार वापस आ जाते हैं। दोस्तों क्रियाक्रम हो जाता है और फिर मेहमान वहां से चले जाते हैं। लेकिन साथियों नैना मैडम पूरी तरह से टूट जाती हैं, आगे पीछे कोई नहीं बचाता। बेटियां विदेश में पढ़ रही थी, इसी वजह से पिंकी अपनी पढ़ाई छोड़ करके दिल्ली वापस आ जाती है। लेकिन साथियों आर्या की पढ़ाई बस कुछ ही दिनों में पूरी होने वाली थी और वह पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड भी थी, इसलिए वह वापस लंदन चली जाती है। अब साथियों दिल्ली में सिर्फ माँ बेटी रहने लगी थी। और फिर एक साल इसी तरह साथियों बीत जाता है। दोस्तों अब कॉलेज के दिनों वाला आर्या का बॉयफ्रेंड एक बड़ा बिजनेसमैन आखिरकार बन चुका था। दोनों की शादी धूमधाम से होती है और साथियों जो नैना मैडम खुद दोस्तों शादी करवाती हैं। अब उनके साथ सिर्फ पिंकी बसती है और एक साल गुजर जाता है। और इसी बीच गांव में साथियों रघुवीर सिंह अब बहुत ही बुजुर्ग हो चुके थे। एक दिन दोस्तों उनकी भी मौत हो जाती है और फिर उनकी मौत के बाद साथियों पूरा परिवार यहाँ तक कि बिखर जाता है। सारे लोग अपनी अपनी संपत्ति बांट लेते हैं और कह देते हैं कि अब हर कोई अपना अपना देखेगा। गांव में रहने वाले साथियों दोनों बेटे साफ कह देते हैं कि हम किसी और की प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेंगे। जब यह सब बात साथियों नैना मैडम को पता चलती है तो वह और भी परेशान हो जाती हैं। हालांकि साथियों करीब 8200 करोड़ की संपत्ति में से लगभग 100-150 करोड़ उनके हिस्से में आ ही जाती है। लेकिन साथियों ना तो वो गांव में जानती थी न वहां किसी को पहचानती थी। और यहाँ दिल्ली में भी साथियों घर में अब कोई भी मर्द बिल्कुल नहीं बचा था। वह टूट जाती हैं, समझ नहीं पाती हैं कि अब क्या करें। इसी हालात में साथियों राहुल को फ़ोन करके वहाँ पर बुलाती हैं और कहती हैं कि राहुल मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बंटवारा हो चुका है, सब लोग अपना
अपना देख रहे हैं। हमारे हिस्से में तालाब, ज़मीनें, बाग बगीचे सब कुछ है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है कि इनकी देखभाल कैसे करूं। पैसे की कोई कमी नहीं है, 2-4 पुश्ते आराम से बैठ करके यहाँ तक कि खा सकती हैं, लेकिन प्रॉपर्टी को संभालने वाला आखिरकार कोई भी तो चाहिए ही। साथियों, वह कहती है कि अगर तुम मेरे साथ रह सको तो मैं तुम्हें कुछ एकड़ ज़मीन भी यहाँ तक कि दे दूँ, और फिर जो तुम बाहर कमा रहे हो उससे ज़्यादा सैलरी मैं दूंगी, क्योंकि मुझे भरोसा सिर्फ तुम्हारे ही ऊपर है। दोस्तों, राहुल हिम्मत करके वह कहता है कि मैडम, एक बात मैं कहूँ आपसे, अगर आप पिंकी मैडम की शादी किसी गांव के जमींदार घर में कर दें तो वो सब कुछ संभाल लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, इतना सुनते ही नैना मैडम फूट फूट करके रोने लगती हैं। राहुल साथियों फिर घबरा जाता है। क्या हुआ मैडम, आप आखिरकार रो क्यों रही हैं? साथियों, फिर नैना मैडम कहती हैं कि तुम पिंकी का नाम बिल्कुल मत लो, यही सही रहेगा। पिंकू समझो बिल्कुल मर चुकी है। राहुल साथियों हैरान रह जाता है। क्या मतलब? दोस्तों, वह उसे एक कमरे में ले करके जाती है। जैसे दरवाज़ा खोलती है तो अंदर पिंकी अचेत सी पड़ी होती है। दरवाज़ा साथियों खुलते ही वह उठ करके चिखले चिल्लाने लगती है, मुझे बाहर जाने दो, मेरा मोबाइल दो, मुझे पैसा चाहिए। दोस्तों, उसे नशे की भयानक लत लग चुकी थी। वह बाहर रहती थी। तब जब वह बाहर भागने लगती है तो नैना मैडम उसे रोकती हैं। फिर राहुल का हाथ पकड़कर साथियों उसे बाहर ले आती हैं और फिर कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती हैं। दोस्तों, यहीं से इस कहानी का सबसे यहाँ तक कि खौफनाक और अंधेरा अध्याय शुरू होता है। दोस्तों, राहुल यह सब देख करके एकदम से हक्का बक्का रह जाता है और वह कांपती आवाज़ों में कहता है कि मैडम, ये आखिरकार क्या हो गया है? पिंकी के साथ यह सब कैसे हुआ? नैना मैडम हमारी सांस लेती हैं, धीरे धीरे तो अपनी पूरी कहानी बताने लगती हैं। वह कहती हैं कि जब प्रोफेसर साहब गुजर गए तो पिंकी मेरे पास ही रहने लगी थी। कहने को तो वह मेरी देखभाल के लिए आई हुई थी, लेकिन सच यह है कि घर का सारा पैसा, सारी आज़ादी उसी के हाथ में थी। और इसी दौरान उसकी दोस्ती एक बहुत ही बड़े करोड़पति बिजनेसमैन के बेटे से हो गई। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, अपने लेवल के लोग हैं, आगे चल करके शादी कर देंगे। मैं अपने कॉलेज में ड्यूटी में बिजी रहती थी और फिर जब तक मुझे असली आखिरकार सच्चाई समझ आती तब तक उस लड़के ने पिंकी को नशे के दलदल में धकेल दिया था। दोस्तों, नैना मैडम की आवाज़ भर्रा जाती है और वह कहती हैं कि वो खुद बहुत बड़ा नशेड़ी था और ऐसा नशा जिसे एक बार इंसान पकड़ ले तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से यहाँ तक कि बर्बाद हो जाती है। पिंकी ने अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से तबाह कर ली है। अब तो मैं भगवान के भरोसे हूँ। पिछले 4-6 महीने से वह ऐसी पड़ी है। सच कहूँ तो मैंने उसके जीने की उम्मीद ही छोड़ दिया है। दोस्तों, राहुल की आंखों में बिल्कुल आंसू भर आते हैं। वह पूछता है कि मैडम, क्या आपने इलाज वगैरह तो नहीं कभी करवाया? नैना साथियों मैडम थकी हुई आवाज़ में कहती है कि बहुत इलाज करवाया, बहुत इलाज करवाया, लेकिन अब मैं कहाँ ले जाऊँ? मैं खुद अंदर से बिल्कुल टूट चुकी हूँ। कभी कभी तो मन करता है कि ऊपर वाला पहले मुझे ही यहाँ से उठा ले। दोस्तों, राहुल पूरी तरह से दुखी हो जाता है। फिर राहुल कहता है कि कहीं कोई इलाज हो, कोई उपाय हो तो आप बताइए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दोस्तों, फिर नैना मैडम कहती हैं कि इलाज है, लेकिन विदेशों में, यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड में एक बहुत ही मशहूर रिकवरी रिहेबिलिटेशन सेंटर है। कहते हैं कि वहाँ कितना भी बड़ा नशेड़ी हो, ठीक होकर के ही आखिरकार लौटता है। लेकिन मैं अकेले कैसे जाऊं, कोई समझ नहीं आ रहा है। चेतना का काम भी अपना काम है। दोस्तों, यहीं पर राहुल कहता है कि आप एक बार चलिए, मेरी बात मानिए, मैं भी साथ चलूँगा। इसके बाद पूरा प्लान बनता है। दोस्तों, फिर नैना मैडम और यहाँ तक कि आर्या और पिंकी और राहुल चारों साथियों फिर स्विट्जरलैंड जाते हैं और पिंकी को उस रिहेबिलिटेशन सेंटर में एडमिट कराया जाता है। साथियों, फिर इलाज शुरू होता है। कुछ दिनों के बाद नैना मैडम और आर्या अपनी अपनी जिम्मेदारियों के कारण भारत लौट आती हैं। लेकिन साथियों, राहुल वहीं एक होटल में रुक जाता है और रोज़ पिंकी से मिलने जाता है और उससे बात करता है, उसका हौसला बढ़ाता है। धीरे धीरे पिंकी की हालत सुधरने लगती है और फिर 4 महीने बीच
आखिरकार जाते हैं और रिहेशन सेंटर में अनुमान लगा देते हैं कि अब वह काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक हो चुकी है। एक दिन साथियों राहुल को बुलाते हैं, कहते हैं कि अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो आप इसे बाहर ले जा सकते हैं। पहले 15 दिन या 1 महीने नज़र रखिए, अगर फिर से कोई लक्षण दिखे तो वापस ले आइए। दोस्तों फिर राहुल पिंकी को होटल में ले आता है और फिर नैना मैडम को फ़ोन करके सारी बातें बताता है और यह सुनते साथ नैना मैडम बहुत ही खुश हो जाती हैं। कहती हैं कि अभी हम काफ़ी बिजी हैं, 15 दिन के बाद मैं और आर्या आएंगे वहाँ पर, तब तक तुम ही पिंकी को ध्यान रखना। दोस्तों रिहर्सल सेंटर को साफ साफ कहा गया था कि इसे कोई तनाव ना हो और यहाँ तक कि दिल ना दुखे और मूड हमेशा ठीक रहे। दोस्तों राहुल उसे घुमाने ले जाता था और यहाँ तक कि अच्छी अच्छी जगह दिखाता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। इस ट्रिप पर 50 से 60 लाख दोस्तों रुपए भी खर्च हो चुके थे, लेकिन सब जरूरी था कि पिंकी का ठीक होना। और धीरे धीरे साथियों पिंकी का व्यवहार पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। अब दोस्तों साथियों अब वह राहुल से प्यार कर बैठती है और फिर राहुल भी साथियों असमंजस में बिल्कुल पड़ जाता है और वह सोचता है कि अगर इनकार किया तो इसका दिल आखिरकार टूट जाएगा। इसलिए दोस्तों वह चुप रहता है, बात करता रहता है। और फिर 15 दिन के बाद नैना मैडम और आर्या स्विट्जरलैंड पहुंचते हैं। जब वह पिंकी को इस हालात में देखती हैं तो खुशी से उनकी आंखें भर आती हैं और पिंकी दोस्तों माँ से लिपट करके फूट फूट करके रोने लगती है। लेकिन दोस्तों जब नैना मैडम अकेले में राहुल से मिलती हैं तो अब राहुल दोस्तों उनके पैर पकड़ के रोने लगता है और फिर दोस्तों उससे सारी दोस्तों 15 दिनों की बातें उनसे बताता है। कहता है कि मैडम मैं इसका दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए जो वह कहती थी मैं वह हूबहू करता था, मुझसे गलतियां तो हो गई हैं। दोस्तों फिर यह सुन करके नैना मैडम के चेहरे पर एक अजीब सा यहाँ तक कि सुकून आ जाता है। वह कहती हैं कि कोई बात नहीं है, सब जरूरी था पिंकी का ठीक होना। पहले भी तुमने फर्ज निभाया था, आज भी तुम फर्ज निभा रहे हो और आज भी तुमने इस परिवार के लिए सही फैसला बिल्कुल लिया है। फिर साथियों वह कहती है कि जिस लड़के ने इसकी ज़िंदगी खराब की है वह अरबपति घर से था, अगर तुम चाहो तो एक एहसान करो साथियों, फिर पिंकी को ज़िंदगी भर के लिए अपना हमसफ़र बना लो। दोस्तों राहुल उसकी बात मान लेता है और इसके बाद नैना मैडम धूमधाम से साथियों पिंकी और राहुल की शादी करवा देती हैं और आज के दोस्तों लोग बहुत ही खुश हैं। तो 5 से 6 साल बीत चुके हैं। राहुल और पिंकी के 2 बच्चे हैं, आर्या के भी 2 बच्चे हैं। नैना मैडम रिटायर हो चुकी हैं और पिंकी के साथ रहती हैं। साथियों पिंकी आज एक दवा कंपनी की मालिक है। दोस्तों वक्त वाकई में बहुत बलवान होता है और एक आप विश्वसनीय हैरान कर देने वाली यह कहानी है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।